स्टॉक एक्सरे में हम बात करेंगे आज आईओसी की, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल इस पे आ रहे हैं और अंशुल भाई इस काउंटर को काफ़ी क्लोजली ट्रैक भी करते हैं। लेकिन मैं कुछ एक फंडामेंटल ट्रिगर बता देता हूं, उसके बाद मैं अंशुल भाई से राय भी लूंगा। शेयर का प्रदर्शन देखें तो 25 मार्च को भी कंपनी का शेयर करीब 134 रुपये था और पिछले एक महीने से काउंटर लगभग 130 से 140 की रेंज में ही घूम रहा है। बीच में एक दो डिप आए थे इसमें 122-23 तक के भी, लेकिन मोरल लेस इसकी रेंज जो है 130 से 40 की रेंज में है। तो लोग इसीलिए थोड़ा सवाल ज़्यादा पूछ रहे हैं शेयर सुस्त क्यों हुआ। उसका रीज़न है कि Q4 के जो नतीजे आ रहे हैं वो थोड़े से इस बार वीक आने की बात है। 30 अप्रैल को इस कंपनी के नतीजे आएंगे। अब 30 अप्रैल ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं और 2-3 ट्रेडिंग सेशन रह गए और नतीजों में आए देखें तो करीब 1.8% बढ़ने का अनुमान है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो 75% गिरने का अनुमान है और ये वन ऑफ क्वार्टर होगा जहां पर कि कंपनी के नतीजे थोड़े से खराब आ सकते हैं। इसमें एक ट्रिगर और जो कि थोड़ा सा निराशा वाला है वो ये है कि एफआईज डीआईज ने भी Q4 में माल बेचा है थोड़ा सा। एफआईज ने अपना हिस्सा 7.43% से घटाकर 7.39% किया और डीआईज ने अपना हिस्सा करीब 10 बेसिस पॉइंट घटाया 10.08% से अपनी होल्डिंग घटाकर 9.97% की है दिसंबर के मुकाबले मार्च क्वार्टर में। तो यानी कि जनवरी से मार्च में उन्होंने थोड़ा सा माल बेचा है। नतीजे कमज़ोर क्यों रहेंगे इस क्वार्टर में? रिफाइनिंग मार्जिन्स और जो इनके मार्केटिंग मार्जिन्स होते हैं दोनों वीक रहेंगे। सिंगापुर रिफाइनिंग मार्जिन जो है वो ऑलरेडी 36% गिर चुके हैं इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से सारी रिफाइनिंग कंपनीज के मार्जिन्स जो होंगे वो थोड़े से वीक रहेंगे। $5 से घट के $3.25 तक के करीब तक आ चुके हैं सिंगापुर GRMs और इस कंपनी के जो Q4 में GRMs एक्सपेक्टेड हैं वो $5.4 पर बैरल है, जबकि ये कंपनी करीब $9 से $12 पर बैरल तक रिफाइनिंग मार्जिन्स निकाल ली थी, लेकिन ये साल थोड़ा इनका खराब रहा है। Q4 में मार्केटिंग मार्जिन्स जो पेट्रोल डीजल बेचते हैं आईओसी की जो पेट्रोल पंप जो आप देखते होंगे वहाँ पर जो इनका जो मार्जिन आता है वो भी ठीक ठाक आता था, लेकिन इस क्वार्टर में करीब ₹4.70 पर लीटर आएगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा मार्जिन जो होगा वो पिछले क्वार्टर्स के मुकाबले कम रहेगा, जिसकी वजह से काउंटर थोड़ा सा प्रेशर में आ रहा है। पेट्रोकेमिकल सेगमेंट भी साथ नहीं देगा, वहाँ पर भी मार्जिन प्रेशर रहेगा। भविष्य के क्या ट्रिगर्स हैं? भविष्य में कंपनी FY25 यानी कि मार्च 2025 तक कंपनी का 35,000 करोड़ रुपए का विस्तार पर खर्च करने का टारगेट था। अब ये नतीजों के साथ बता देगी कि इन्होंने कितना खर्च किया है इस पिछले फाइनेंशियल ईयर में। और जो खर्च कर रहे हैं 35,000 करोड़ रुपए, उसमें पानीपत और गुजरात की जो रिफाइनरी है उस पर विस्तार पर काम कर रहे हैं कंपनी, और रिफाइनरी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं लंबे होते हैं तो वहाँ पर थोड़ा समय लगता है फल आने में। कंपनी का पेट्रोल पंप कारोबार में करीब 45% मार्केट शेयर है। इंडिया का सबसे बड़ा जो पेट्रोल पंप चलाने वाली कंपनी है वो आईओसी है। अब उसके साथ साथ जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो है रिफाइनरी में भी ये नंबर 1 है। इनकी जो कैपेसिटी है वो 11 रिफाइनरी है इनकी और 80.75 MMTPA ये इनकी क्षमता है, जो कि इनको बाकी रिफाइनरी कंपनी इवन फॉर रिलायंस से भी आगे बढ़ा रही है। तो ये एक इस कंपनी के साथ पॉजिटिव है और साथ ही कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है। तो ये लॉन्ग टर्म के ट्रिगर्स हैं, मिड टर्म के ट्रिगर हैं। कंपनी कर्ज करने पर भी काफ़ी कुछ काम कर रही है और कंपनी का कहना है कि कैपेक्स जैसे ही पूरा होगा फिर इनका कर्ज ही रिड्यूस होगा, क्योंकि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो ठीक ठाक आते हैं। वैल्यूएशन वाइज देखें तो मोतीलाल ओसवाल की रिसर्च रिपोर्ट हमने देखी थी, उसमें एस्टीमेट्स आ रहे हैं FY25 में इनकी EPS ₹6.5 के करीब रहेगी और FY26 यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है इसमें EPS करीब ₹10.20 हो जाएगी। यानी कि ये जो साल सुस्त रहा है FY25, इसके मुकाबले जो नया साल आ रहा है, जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है अप्रैल से, जो शुरू हो चुका है इनफैक्ट, इसके नतीजे जब आएंगे तो वो अच्छे रहेंगे। यानी कि कंपनी की अगर EPS बढ़ रही है तो प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, इसीलिए EPS बढ़ रही है। पी मल्टीपल देखें ₹10 के हिसाब से तो करीब 13.5 का मल्टीपल चल रहा है। MOSL की राय है कि इसको बाय कर चलें लॉन्ग टर्म के लिए, टारगेट 152 रहेगा। अंशुल भाई, लेकिन दो चीज़, एक शॉर्ट टर्म वाला जो कि 30 तारीख तक अगर ये काटा, क्योंकि इसका जो 30 तारीख तक का समय जब रिजल्ट्स थोड़े से वीक आएंगे और ये अक्रॉस द बोर्ड आएंगे, ये केवल ऐसा नहीं कि आईओसी के वीक आएंगे, HPCL के भी वीक आएंगे, BPCL के भी वीक आएंगे, क्योंकि सभी के रिफाइनिंग मार्जिन, सभी के मार्केटिंग मार्जिन इस क्वार्टर में थोड़े से वीक रहे हैं। स्ट्रैटेजी कैसे बनाए, आईओसी को कैसे प्ले करें अभी? सर, शॉर्ट टर्म ट्रेडर का 139 का टारगेट था जो कंप्लीट हुआ है। प्रॉफिट बुक करके री एंट्री देखनी चाहिए। री एंट्री के लेवल बनते हैं ₹131 के आसपास। 139.83 का टारगेट था, ऑलमोस्ट टेस्ट हुआ है। 130 रुपए 80 पैसे, 131 के बाद री एंट्री देख सकते हैं। वापिस से 139.83 और 145 के टारगेट मिलेंगे।
एक चीज याद रखिए, सरकारी कंपनी है, बड़ी हैवीवेट कंपनी है, धीरे धीरे चलती है। पहले दिन से जब मैंने आईओसी रिकमेंड करना स्टार्ट किया है तब बार बार क्लियर किया है, ये ट्रेडर कैटेगरी का स्टॉक नहीं है। ये पेशेंस वाले इन्वेस्टर कैटेगरी का स्टॉक है, जिनको बहुत जल्दी नहीं होती है। जो 10% का डिविडेंड यील्ड अगर पूरे साल स्टॉक नहीं चला, 130 का 130 रह गया, तो 10% उनको डिविडेंड मिल जाएगा, तो भी एफडी से ज्यादा पैसा वो कमा लेंगे। तो ये उन पेशेंस इन्वेस्टर का है कि 5 साल, 3 साल, 4 साल लगा दिया स्टॉक ने, तो डिविडेंड ने एफडी से ज्यादा पैसा दे दिया, और उसके बाद जब कैपिटल एप्रिसिएशन मिली तो उनका डबल प्रॉफिट हो गया। तो ये उस तरीके के लोगों का स्टॉक है। अगर आप ट्रेडिंग के लिए ढूंढ रहे हैं तो आप सरकारी कंपनियों से बाहर आ जाइए। बैंक्स भी चले तो प्राइवेट सेक्टर बैंक ने बड़ा पैसा दिया, सरकारी बैंक ने पैसा खोया। अगेन, ऑयल एंड गैस में अगर ट्रेडिंग करनी है तो आपको बाकी कंपनी ज्यादा अच्छा पैसा दे देती है, प्राइवेट सेक्टर कंपेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर। तो ये हमेशा डिफरेंस रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल हमेशा इसलिए अलग रहते हैं क्योंकि इनके पास खोने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है। अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा इन पे पास ऑन कर देती है प्राइस इंक्रीज, तब दिक्कत आती है, बट अब बहुत हद तक मार्केट लिंक हो गया तो इन पे बहुत प्रेशर नहीं है। तो ये धीरे धीरे करके अपनी वेल्थ ग्रो करते जाते हैं और फिर चलते हैं स्टॉक। जैसे नेशनल एल्यूमिनियम जब विस्तार किया था तो 3-4 साल स्टॉक चला नहीं, जब नए प्लांट से प्रोडक्शन चालू हुआ एकदम से 60 रुपए से फट के स्टॉक 250 रुपए हो गया। तो ये भी उसी तरीके का विस्तार में जा रहे हैं, तो समय लगेगा, मार्केट देखेगा किस तरीके का विस्तार है, उससे जब प्रॉफिट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो फिर एकदम से 60, 70, 80% की रैली डेवलप हो जाएगी। तो ये इन्वेस्टर का शेयर है। ट्रेडर कृपया करके इससे 100 फीट दूर रहें। ये ट्रेडिंग में आपको इतना फ्रस्ट्रेट कर देगा, आपका मेंटल कैपिटल इतना ड्रेन कर देगा कि आप ट्रेडिंग से चिढ़ जाएंगे। ट्रेडिंग करनी है तो अदानी या इस टाइप के जो हाई बीटा काउंटर्स हैं उनमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। इन्वेस्टर्स के लिए एकदम रॉक बॉटम प्राइजेस है, इससे नीचे बहुत मुश्किल है मिलना। 10, 20, 5 रुपए यहाँ मिल जाए अलग बात है, बट रॉक बॉटम प्राइजेस पे पहले तो हर साल आपको डिविडेंड यील्ड 10%, 9% दे देगा, तो एफडी से ज्यादा पैसा मिलेगा, और कैपिटल एप्रिसिएशन जब करेगा तब आपकी कैपिटल भी अप्रिशिएट हो जाएगी। तो विन विन है। होने के लिए बहुत कम है, पाने के लिए बहुत ज्यादा है, बट इन्वेस्टर्स के लिए। बिल्कुल। तो अंशुल भाई ने सीधा बता दिया कि ट्रेडर्स के लिए नहीं है ये स्टॉक, इन्वेस्टर्स के लिए। और इन्वेस्टर्स इसमें 131 के आसपास पोजीशन बना सकते हैं। और ये क्वार्टर के रिजल्ट्स जो आ रहे हैं वो थोड़े वीक रहेंगे, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है ऑलरेडी काफ़ी हद तक तो आज ही सभी मार्केट में सारे शेयर धुल गए, तो उस वजह से काफ़ी इम्पैक्ट तो आज भी डिस्काउंट माना जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो और जो आना होगा रिजल्ट्स पे आ जाएगा। लेकिन अंशुल भाई, बस लास्ट क्वेश्चन, बीपीसीएल, एचपीसीएल का चार्ट देख कर बता दीजिए। इनके भी प्रॉफिट्स 50-50% थोड़े डाउन रहेंगे इस क्वार्टर में, लेकिन उसके बाद आउटलुक बहुत अच्छा है। ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस का आउटलुक बहुत अच्छा है। बस ये शॉर्ट टर्म प्ले कैसे करें सर बीपीसीएल, एचपीसीएल में? एचपीसीएल शॉर्ट टर्म में आपको 372 पे एक मेजर सपोर्ट है और 361 पे 50 डे मूविंग एवरेज है। तो 372, 361 जिसने नीचे से लेके ऊपर प्रॉफिट बुक किया है, यहाँ पे री एंट्री कर सकते हैं। 417 रुपए तक ये काउंटर आराम से आ सकता है। बीपीसीएल थोड़ा सा रिलेटिवली तीनों में सबसे कमजोर दिख रहा है, बट ये भी मेजर सपोर्ट जोन इसका 279 के अराउंड बनता है। वहां पे एवरेज कर सकते हैं, या किसी के पास है मतलब नहीं है तो फ्रेश बाई कर सकता है तो एवरेज कर सकते हैं। ये धीरे धीरे करके चलेगा, बट पहला टारगेट इसका 313 आएगा। 313 निकलने के बाद इस काउंटर में स्ट्रेंथ आना स्टार्ट होगी, फिर ये 368 रुपए तक जा सकता है, जो आई गेस इसका ऑल टाइम हाई है। हाँ, ऑल टाइम हाई है। तो यहाँ पर बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी। अंशुल भाई, वैसे तो लास्ट क्वेश्चन था मेरा, लेकिन एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी, अगर इनमें से कोई इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपने आईओसी बताया कि लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, लेकिन अगर ट्रेड करना हो तो कौन सा ठीक है, और इन्वेस्टमेंट करना हो तो कौन सा ठीक है बेस्ट? इन्वेस्टमेंट तो एनी डे सर, आप ही ने बता दिया कि लार्जेस्ट रिफाइनरी है, लार्जेस्ट पेट्रोल पंप चलाता है, तो आईओसी ही बनता है। बट ठीक है। ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा ज्यादा क्लीन सेटअप, क्लीन मूव एचपीसीएल देता है। तो अगर ट्रेडिंग करनी, वैसे तो मैं ट्रेडिंग सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि स्लो मूवर, लो बीटा काउंटर है। आपको बीटा का कॉन्सेप्ट पता है कि ट्रेडिंग हमेशा हाई बीटा काउंटर में होती है, लो बीटा है। बट अगर करनी है तो एचपीसीएल में ज्यादा क्लियर पैटर्न बनते हैं कंपेयर टू आईओसी फॉर ट्रेडर्स। ठीक है। तो ये है स्टॉक एक्सरे, जहाँ पर कि हमने तीनों ही जो रिफाइनरी कंपनी और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं इन पर विस्तार से बात की कि नतीजे थोड़े से इस क्वार्टर में वीक आएंगे, तो आप थोड़ा सा सावधान रहिए। और बाकी शॉर्ट टर्म प्ले है,
ये निकल जाएगा, आउटलुक ठीक है, तो डरना घबराना नहीं है सच। और लेवल्स आपको अंशुल भाई ने बता ही दिए कि कौन से लेवल्स आपको ध्यान रखने हैं। अंशुल भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए एज ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच सर।